प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि हम इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इन्फ्रेंस को हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। हमने उसमें देखा था कि हमारे पास दो तरीक़ेकार थे इन्फ्रेंस को ड्रा करने के, एक एस्टिमेशन, दूसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशन में हमने पॉइंट एस्टिमेशन बताया था और इंटरवल एस्टिमेशन बताया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हम डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट इसमें इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट आवर क्लेम, और वो क्लेम क्या है हमारा हाइपोथेसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी, काई-स्क्वायर टेस्ट। काई-स्क्वायर टेस्ट हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शंस के लिए, टू सी द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन। क्या ये जो डिफरेंस इन प्रोपोर्शन है रियल वन है और ड्यू टू सम चांस है। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हल करेंगे। हम देखते हैं इस एग्जांपल को और फिर ट्राई करते हैं इसको हल करने के लिए। टू सी द प्रोफिलैक्टिक वैल्यू ऑफ क्लोरोक्वीन, a study was conducted on 3540 persons. Out of 606 persons who were given chloroquine prophylactically, only 19 contracted malaria. Among those who were not given prophylactic treatment, 193 contracted malaria. Comment on the prophylactic value of chlorine. अब वो पूछ हमें क्या रहा है कि जिनको क्लोरीन दी गई है उनमें से कितने लोगों को मलेरिया हुआ है, जिनको क्लोरीन नहीं दी गई है उनमें से इतनों को मलेरिया हुआ है। आप डिफरेंस निकाल के बताएं क्या ये जो डिफरेंस आया है क्लोरोक्वीन देने या ना देने का, ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस इबारत को एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे जिसको हम 2x2 का टेबल कहते हैं। 2x2 का टेबल हम इसे इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर 2 रोज होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं 2x2 के टेबल को। ये 2 कॉलम और 2 रोज। अब हमारे पास 2 ही वेरिएबल हैं कि क्लोरोक्वीन दी गई है, क्लोरोक्वीन गिवन, इस ग्रुप को दी है और इसको नहीं दी है। ठीक है, जिसको दी है उसको मैंने प्लस से शो कर दिया है, जिसको नहीं दी है उसको, क्योंकि 2 ग्रुप है क्लोरीन देने की। इसी तरह मलेरिया डेवलप, एक में डेवलप हुआ है और इसमें नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास, 40। ये टोटल पॉपुलेशन है जिनको क्लोरोक्वीन दी गई है, हाफ को और हाफ को नहीं दी गई है। अब हम इसमें से देखते हैं कि आउट ऑफ 606 पर्सन हु वर गिवन क्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्टिकली, ओनली 19 कंट्रैक्टेड मलेरिया। अब 606 लोगों को दी गई है क्लोरोक्वीन। मलेरिया डेवलप कितने को हुआ है? 606 लोग हैं जिनको क्लोरोक्वीन दी गई है। उसमें से जो मलेरिया हुआ है वो सिर्फ 19 लोगों को हुआ है। 606 में से अगर 19 को निकालें, कैलकुलेटर है आप? ऐसे थे जिन्होंने क्लोरोक्वीन ली है और उन्हें मलेरिया नहीं हुआ, 606 में से, लेकिन 19 को हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। Among those who were not given prophylactic treatment, 193 contracted malaria. जिनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई थी वो कितने लोग थे? 193 जिनको मलेरिया हुआ है। अब ये है जो उसने हमें मालूमात दी। अब 2x2 टेबल को हमने खुद कंप्लीट करना। अब देखें जिनको मलेरिया डेवलप हुआ है 19 वो है जिन्होंने क्लोरोक्वीन ली है, ठीक है, और 193 वो लोग हैं जिन्होंने क्लोरोक्वीन नहीं ली थी। तो टोटल अगर हम प्लस कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 212। तो ये 212 है जिन्हें टोटल मलेरिया जिन्हें हुआ है, खा उन्होंने क्लोरोक्वीन ली है या नहीं ली। ठीक, हमारे पास टोटल कितनी पॉपुलेशन है? 3540। अगर हम उसमें से 212 को निकाल दें, 3328 वो लोग हैं जिनको मलेरिया नहीं हुआ। अब हमने देखना ये है
कि 606 थे जिन्हें हमने क्लोरोक्वीन दी है, टोटल कितने थे 3540। अब 3540 में से अगर 606 निकाल दें तो बाकी वो लोग होंगे जिन्हें हमने क्लोरोक्वीन नहीं दी। तो कितने लोग हैं? 2934। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने क्लोरोक्वीन नहीं दी थी जी। तो हम बात कर रहे थे कि 2934 है जिन्हें क्लोरोक्वीन नहीं दी थी और उनमें से 193 को मलेरिया हो गया। तो बाकी अगर हम इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लें तो वो लोग आ जाएंगे जिनको मलेरिया नहीं हुआ। 293 में से निकालेंगे 193 है जी 2741 ये हमारा 2/2 का टेबल कंप्लीट हुआ। ऐसे ही होगा, 2 या 3 इन्फॉर्मेशन दी गई होंगी 2/2 टेबल के लिए, बाकी आपने खुद कंप्लीट करना होता है इसे 2/2 को। एक बात हमेशा इसकी याद रखनी है कि आप रोज को दोनों को टोटल करें तब भी वो एक जैसी आएंगी, अगर आप कॉलम का टोटल लें तब भी वो एक ही। ये आपका टैली होना चाहिए हर हाल में। अगर ये टैली नहीं हो रहा इधर से और इधर से तो फिर आपका 2/2 टेबल ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं काई स्क्वायर। आप इसको जरा स्लाइड जी। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ आते हैं। तो उसको हमने स्टेप वाइज चलना है। हमारे किसी भी टेस्टिंग के यूनिवर्सल स्टेप्स हैं वो हर टेस्ट के अंदर वही लगेंगे। हमने उसी से 1-2 चीज़ों की डिफरेंस के अलावा बाकी तकरीबन वही यूनिवर्सल स्टेप्स होंगे जो आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले कोई भी टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है वो आपने हाइपोथेसिस जनरेट करना। तो हमने सबसे पहला जो काम होगा हमारा वो हाइपोथेसिस टेस्ट डेवलप। हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड, जिसे हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस हम 2 तरह की बनाते हैं। एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस और इसको H0 से शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर इक्वल। तो हमारा यहाँ जो नल हाइपोथेसिस बन रहा है वो ये बन रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ ग्रुप्स हु वर गिवन क्लोरोक्वीन एंड हु वाज नॉट गिवन क्लोरोक्वीन। तो या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोक्वीन हैज नो इफेक्ट इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, नो इफेक्ट इक्वल, ये हमारा नो इफेक्ट है। इसके अपोजिट जो हमारा हाइपोथेसिस बनता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से भी शो करते हैं और H0 से भी शो करते हैं, HA से भी शो करते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा कि देयर इज इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, या बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट who were given क्लोरोक्वीन and who were not given क्लोरोक्वीन। तो पहला हमारा जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना। तो हम पहले स्टेप में हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे और याद रखें कि हमारा जो मकसद होता है टेस्टिंग का, वो हमारा मकसद ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अल्टरनेट क्या कह रहा है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स गिवन क्लोरोक्वीन एंड दोज हु आर नॉट गिवन क्लोरोक्वीन। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्लोरोक्वीन हैज द प्रिवेंटिव इफेक्ट। दूसरा स्टेप, हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आप कोई काम करने से पहले तय कर लेते हैं कि आपके इस काम करने में गलती के चांसेस कितने हैं। इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, इसको हम अल्फा से शो करते हैं। तो टाइप 1 एरर आप पहले तय कर देते हैं कि मेरे इस टेस्ट में, मेरी इस स्टडी में इतने % चांसेस गलत रिजल्ट आने की, तो इसको हम अल्फा कहते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट वाज ट्रू, कि नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया।
देयर वाज नो डिफरेंस, लेकिन आपने डिफरेंस पैदा कर दिया, आपने डिफरेंस पैदा कर दिया। तो इसको हम अल्फा, अगर तो सवाल में मेंशन ना किया गया हो तो आप 5% लेते हैं या 0.05 इसको हम लिख सकते हैं या 5%। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमारा होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब है कि कौन सा फार्मूला आप यूज करने जा रहे हैं। व्हाट इज योर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी वैल्यू। तो क्योंकि हम काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ काई स्क्वायर का ही फार्मूला लिखेंगे। काई स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू सुमेशन ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई। ये सुमेशन इस सब का है। ओ का मतलब जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं और ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो हमने डिफरेंस लेना है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो हमेशा याद रखें कि अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वैल्यू जिसकी ज़्यादा आ जाएगी वो काई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। चौथे स्टेप में हम कंप्यूटेशन करते हैं। इस टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर हम वैल्यूज को डालते हैं। इसके अंदर अपने जो सवाल दिया गया है उसकी तमाम वैल्यूज को डाल के काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर क्या करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू 1 है, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू 2 है, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू 3 है और ये ऑब्जर्व वैल्यू 4 है। ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही हमने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी। ये हमारी E1 हो जाएगी, ये हमारी E2 हो जाएगी, ये हमारी E3 हो जाएगी और ये हमारी E4 हो जाएगी। क्लियर। हम इसको आसान कैसे करते हैं कि टेबल बना लेते हैं ताकि आसानी के साथ चलेगा। हम टेबल बना लेते हैं। ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज है। पहली ऑब्जर्व वैल्यू हमारी क्या 90, ठीक है। दूसरी हमारी 587, तीसरी हमारी 193 और चौथी हमारी है 41। ठीक है, सही रहेगी या इसको चेंज कर लें? ठीक है जी सर। ऑब्जर्व वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी गई, जो आपने उसके अंदर लिखी हुई। आपने उनसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू ये हैं तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे होगी। तो नेक्स्ट जो कॉलम होगा हमारा वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का होगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने का तरीका है, फिर हम 2/2 टेबल के अंदर आ जाएंगे। अगर हम E1 निकाल रहे हैं, ठीक, इसके फार्मूले पे गौर करना है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि हम इस टेबल के अंदर खड़े हो जाते हैं और हम इस रो का टोटल देखते हैं क्या है। इस रो का टोटल है हमारे पास 606। फिर हम इसका देखेंगे कि इस कॉलम को टोटल किया है, उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना टोटल है 2 1 2 और इसे डिवाइड कर देंगे टोटल से। 3540 कितना आता है 36.3 ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गई। अब हम E2 में जाते हैं, हम फिर यहाँ खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इसका रो का टोटल कितना है। अब रो ऐसे हैं और कॉलम ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे रो को देखते हैं तो 606 है और कॉलम को देखते हैं तो 3328 है। ऐसे ही डिवाइड फिर इसे टोटल से करेंगे। 569.71 ये हमारा जवाब है।
हम फिर E3 में चले जाते हैं, फिर हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं कि इसका रो टोटल कितना है और कॉलम टोटल कितना है। ये 2 कितना था ये माइनस में जैसे मिटा दिया 293, जरा माइनस करें। अच्छा अब हम O3 में चलते हैं, यहाँ खड़े होकर देखते हैं कि रो टोटल क्या है। अब रो टोटल है 2934 और कॉलम टोटल इसका क्या है वही 212, डिवाइड भी से कर देंगे टोटल वैल्यू से, ये कितना आता है 175.71। इसी तरह हम O4 में आ जाते हैं, इसका E4 इसी तरह निकालेंगे। यहाँ पे खड़े होके हम देखेंगे इसका रो टोटल कितना, और रो टोटल है इसका 2934 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टोटल से और डिवाइड कर देंगे टोटल से। 2758.29, ये हमारी अब आ गई है ई वैल्यूज। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको क्या लिखा है कि काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, किस चीज का समेशन, ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई का स्क्वायर। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है जिसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास ओ भी आ गया और ई भी आ गया, हमने यहां तक पहुंचना है पहले ओ माइनस ई स्क्वायर तक। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो ओ माइनस ई, हम स्क्वायर आगे कर देंगे। ठीक, ऑब्जर्व 19 है और आपका एक्सपेक्टेड 36.3 है, कितना बनता है -17.3। ठीक है, इसी तरह आप इसको देखें, ऑब्जर्व 587 और एक्सपेक्टेड 17.29 कोई 3 हो गया ना जी। अब इधर आ जाए 193 और 175.71 17.29 कह लें या 3 कह लें 29। फिर आप इधर आ जाए -17.29 कोई 3 आ गया, हमने राउंड कर लिया। तो ये हमारी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, जबकि हमें चाहिए क्या पहले ओ माइनस ई स्क्वायर। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं ओ माइनस ई का स्क्वायर, हम इसी का स्क्वायर ले लेते हैं 17.3 का स्क्वायर 299.29 यही आएगा सबका ऐसे 299.29 299.29 जबकि फार्मूले में फिर देखें कि क्या है ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा वो ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई हो जाएगा 299.29, ये ओ माइनस ई स्क्वायर है, इसकी ई वैल्यू कितनी है 36.3 8.24। नेक्स्ट को देखते हैं 299.29 और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 569.71 0.52। इसी तरह नेक्स्ट में हम आ जाते हैं 299.29 और इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 175.79, इससे डिवाइड करें 1.70। नेक्स्ट पे आ जाए 299.29 और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखें आप डिवाइड करें इसे 0.11 हमें चाहिए क्या समेशन चाहिए। तो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर या स्टैटिस्टिक्स में हमेशा याद रखें कि समेशन इज टेकन एट द एंड ऑफ कॉलम।
इट इज नेवर टेकन एट द एंड ऑफ रो। तो जब भी आपने समेशन लेना है एट द एंड ऑफ कॉलम लेना है। अगर मैं इसका सारे वैल्यू का समेशन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई। अब इसको तमाम को जमा कर लें, पॉइंट वन इन तमाम को जमा करना, 0.11 को जमा करें, 1.70 को करें, 0.52 को करें और 8.2 10.5 ये हमारी वैल्यू आ गई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की 10.5। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्केल की जो हमने कैलकुलेट की है। जो हमारे पास स्टडी का रिजल्ट था उस स्टडी पे हमने ये टेस्ट लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, 4 नंबर तक हम आए थे, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कंप्यूटेशन हो गया, एक चीज और है जो हमें चाहिए। अब हमने देखनी है टेबल वैल्यू क्या है। जो स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं उसके अंदर इसकी क्या वैल्यू है, और स्टैटिस्टिकल टेबल में से वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों का होना हमारे पास ज़रूरी है। एक हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अल्फा हमने पहले तय कर लिया था 0.05 है। दूसरा काई स्क्वायर टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होती। हमें क्या चाहिए होती, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं क्रिटिकल रीजन निकालने से पहले नंबर 5 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको डीएफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको रूटीन में हम कैलकुलेट करते हैं, जो सैंपल साइज है उसमें से n-1 कर दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आता है। एक्चुअली ये है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है कि आपके पास हर काम में लिमिटेड चॉइस है। आप अपनी चॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय एक की। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास ये 100 रुपये हैं और आपने ये तकसीम करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, वो 100 रुपये आपका जानने वाला आ गया, एक को 50 दे दिए, दूसरा आपका जानने वाला नहीं था, ठीक है ना, उसको आपने 25 दे दिए, तीसरे को कुछ दे दिया। एंड पे आपके पास एक ऐसी अमाउंट बच जाएगी जो आप सिर्फ वही दे सकती हैं, आपके पास चॉइस ही नहीं है। इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक। और इसको डिफाइन करें तो असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल, असाइनिंग द वैल्यू टू ए वेरिएबल व्हेन द सम ऑफ वैल्यू इज फिक्स्ड। सम ऑफ वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया था कि आपने 100 रुपये डिवाइड करने हैं, ठीक। वेरिएबल अपने आपने पसंद के बंदे ढूंढ लिए हैं, इतने इतने लोगों को देना है, लेकिन एंड पे तमाम पे आपने चॉइस एक्सरसाइज कर ली कि इसको मैं 50 दे दूँ, इसको मैं 10 दे दूँ। एंड पे एक चीज रह गई जहां पे आपने वही कुछ दिया जो आपके पास मौजूद था, तो इसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। नॉर्मली हम इसे n-1 करते हैं, जितना सैंपल आपको दिया गया है उसमें से -1 कर ले। अगर आपके पास 2 सैंपल हैं तो आप n1 + n2 -2 कर दें। अगर 3 सैंपल हैं n1 + n2 + n3 -3 कर दें, तो 3 सैंपल, हर सैंपल में से एक जाएगी। लेकिन काई स्क्वायर में जो हमारा वास्ता है वो 2/2 के टेबल से, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे हम लेंगे रो टोटल -1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम टोटल -1। अब 2/2 का टेबल कैसे था, हमने इसको कहा ही तब है 2/2 का टेबल जब इसके अंदर 2 कॉलम थे और 2 ही रोज थी। तो हमें ये निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि टोटल जो रो थी 2 थी, -1, कॉलम भी 2 थे, -1। तो अब क्या रह गया, एक को एक के साथ जरा देने तो क्या होगा, 1। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 1। तो आपने इस काई स्क्वायर के टेस्ट में जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है
वो कितनी है? 1। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्रिटिकल रीजन। टेबल वैल्यू हमने देखनी है कि हमारी टेबल वैल्यू कहाँ फॉल करती है। जो काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शेप डिग्री ऑफ फ्रीडम से बदलती चली जाती है। ये हमेशा 0 से शुरू होती है और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती चली जाएगी ये लेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है तो ये ऐसी होगी, ठीक है। अगर आप इसी को 20 कर देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, इसी को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्रिटिकल वैल्यू हम ढूंढेंगे और वो हमने टेबल से देखनी है। टेबल वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। हम एक नॉर्मल कर्व बनाते हैं, ये हमारी नॉर्मल कर्व है। अगर हमारी टेबल वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल करती है और वो टेबल वैल्यू है हमारी इसको 3.84। अब हमने देखना है कि टेबल वैल्यू मेरी 3.84 है और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आएगी? 10.5। अब 10.5 इससे छोटी है या बड़ी है? 3.8 थी हमारी टेबल वैल्यू और जो हमने कैलकुलेट की है वो है 10.5। अब 10.5 इससे किस साइड में जाएगी? थ्री 3.8 है ना, यहाँ 0 से आप शुरू हुए 3.84 तक यहाँ आ गए। अब 10.5 यहाँ आती है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो ये उससे परे जाएगी, इसका मतलब कि रिजेक्टेड रीजन में जाएगी। इस टेबल वैल्यू को या क्रिटिकल वैल्यू को हम पढ़ते ही हैं कि इससे नीचे नीचे सारा एक्सेप्टेंस एरिया और इससे ऊपर सारा रिजेक्टेड एरिया। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ऊपर आ रही है तो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो आपने क्या किया? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस क्या था? कि कोई डिफरेंस नहीं है जिन्हें क्लोरोक्वीन दिए और जिन्हें दिए नहीं दिए। तो जब आपने ये रिजेक्ट कर दिया तो आपने तय कर लिया कि क्लोरोक्वीन का इफेक्टिव है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं टेबल वैल्यू को, ये देखते हैं। ये जरा लगाएंगे चार्ट, ठीक। ये देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे ये 1 2 3 4 5 6 7 ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 100 तक जा रही है। और आगे आप कॉलम पे देखें तो ये 0.0 0.20 फिर 0.1 0.075 0.05 0.025 0.01 ये आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो आपने तय किया था पहले कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमने इस सवाल में क्या तय किया था? 0.05। ठीक। हमने देखना क्या होता है कि एक साइड से हमें देखना है कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ है, दूसरी साइड से हमें देखना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 था, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लाइन लगाएंगे दोनों को इंटरसेक्ट करने के लिए। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 3.841 आ रही है जो हमने इसमें लिखा था पहले। मुझे क्योंकि ज़बानी याद थी इसलिए मैंने पहले लिख दी 3.84। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे टेबल वैल्यू उसका तरीका यही है कि आपने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना। फॉर एग्जांपल मेरी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 0.05 है तो मैं इसी रो को ऐसे ले जाऊँगा एग्जैक्टली 0.05 के नीचे जो वैल्यू मेरी आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है 23 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू जो है मेरी टेबल वैल्यू होगी, इसी को क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। ये हमारा वो होगा क्या लेंगे कट ऑफ वैल्यू होगी। अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर वो इससे कम होगी तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, फिर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और कह देंगे कि जी ये क्लेम ठीक नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात? इसे ऑफ कर देंगे। तो ये था हमारा काई-स्क्वायर टेस्ट। इसकी मोटी मोटी चीज़ें जो याद करने वाली हैं वो ये है कि हम इसको प्रोपोर्शन को टेस्ट करने के लिए करते हैं।
क्या हमारा डिफरेंस जो है वो रियल वन है या ड्यू टू चांस है। इसके स्टेप्स जो हैं वो उसी तरह ही आपने तमाम टेस्टिंग के अंदर यूज़ करने हैं कि सबसे पहले हाइपोथेसिस जनरेट करना है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करना है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक तय करना है, फिर आपने कंप्यूटेशंस करनी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक में वैल्यू डाल के कैलकुलेट करनी है आपने अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू। फिर आपने क्रिटिकल रीजन तय करना है, वो अल्फ़ा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ज़रिए आप करेंगे, और एंड पे आप कंक्लूड करते हैं कि क्या हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उस टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, और उसको नरेट करेंगे कि एज माई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ greater than the table value at level of significance 0.05 and degree of freedom 1. So we reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis, means chloroquine has the effect in prevention of malaria. Thank you very much.